हमारे पृथ्वी पर मौजूद महासागरों की सतह से 1 से 5 किलोमीटर की गहराइयों पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के करीब कई हाइड्रोथर्मल यानी 60 डिग्री सेल्सियस से लेकर लगभग 450 डिग्री सेल्सियस पर गर्म पानी को उगलती चिमनियाँ हैं। इन्हें ब्लैक और वाइट स्मोकर्स कहते हैं। इन चिमनियों से मीथेन, हाइड्रोजन, CO2 जैसी गैसेस के साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड, बेरियम, कैल्शियम और सिलिकॉन जैसे मिनरल्स लगातार बाहर आकर इन चिमनियों को आकार देते हैं। समुद्र के इस हिस्से में ना तो प्रकाश है ना ही लाइफ सपोर्टेड परिस्थितियां, लेकिन इसके बावजूद आश्चर्यचकित रूप से यहाँ भी जीवन मौजूद है, जिनमें से कई तो एनारोबिक भी हैं, यानी जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं, यानी जीवन के एग्जिस्टेंस के लिए कोई एब्सोल्यूट परिस्थितियों का होना जरूरी नहीं है। इसे हमने इस वीडियो में समझाया है। ऐसे ही हाइड्रोथर्मल गीजर्स बृहस्पति और शनि ग्रह के चंद्रमा यूरोपा और एनसेलेड्स पर भी मौजूद हैं और कुछ साक्ष्यों के अनुसार कभी मंगल ग्रह पर भी मौजूद थे। और यह तो समस्त ब्रह्मांड की इंजीनियरिंग की अल्ट्रा एचडी तस्वीर का मात्र एक पिक्सल है, जो हमारे ऑब्जर्वेशन से जन्मे विज्ञान को समझा रहा है कि चीज़ें, परिणाम या घटना यूं ही मौजूद नहीं है, बल्कि वे किसी दूसरी चीज़, परिणाम या घटना को फॉलो करते हुए एग्जिस्ट कर रही हैं। यानी एक के बाद एक परिवर्तनों की एक श्रृंखला एक दूसरे को फॉलो कर एक साइकिल के रूप में हाइड्रोथर्मल प्लांट की जटिल परिस्थितियों में मौजूद अति सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर इस समस्त सृष्टि की रचना कर रही है। लेकिन इस साइकिल में मौजूद प्रत्येक परिवर्तन के बीच एक सवाल छुपा रहता है, और वो है क्यों। यदि इस क्यों का जवाब हमारे ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत है तो वो जवाब हमारा विज्ञान बन जाता है। जैसे पानी को गर्म करने पर वह एक नए परिवर्तन भाप में बदल जाता है। यदि आप पूछते हैं कि क्यों, तो हमारे विज्ञान में वे सभी ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स हैं जो इसका सटीक जवाब देते हैं। लेकिन इस साइकिल में जिन क्यों का जवाब हमारे ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत ना हो, तो वे परिवर्तन एक आश्चर्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। जैसे समुद्री मादा कछुआ, जिस तट पर उसका जन्म हुआ था, सालों बाद मीलों का सफर तय कर वो उसी तट पर अंडे देने आती है। आश्चर्य है कि जन्म के पहले दिन की याद में उस तट का नक्शा सालों बाद भी उसकी मेमोरी में कैसे बना रहता है। उसी तरह ब्रह्मांड में ये डार्क एनर्जी क्यों मौजूद है, इसके साथ ही वो तमाम सवाल जिनका जवाब आज तक हमारा विज्ञान नहीं खोज पाया। और यह तो सिर्फ एक पिक्सल की बात हो रही है, जिसे हम या हमारा विज्ञान ऑब्जर्व कर पूरी तस्वीर को समझने का प्रयास कर रहा है, जो इतनी गहनता और जटिलता से बुनी हुई है, जिसमें यदि आप एक परिवर्तन, एक मामूली से परिवर्तन को भी नजरअंदाज करते हैं तो यह ब्रह्मांड आपको लाखों आश्चर्यों से भर देगा। परंतु यदि आप इस समस्त तस्वीर के लाखों करोड़ों परिवर्तनों की श्रृंखला के मुख्य सरगना पर नजर डालते हैं, तो प्रत्येक परिवर्तन, घटना, अच्छाई या बुराई के एग्जिस्टेंस का कारण स्पष्ट रूप से सामने आता है। यह सरगना है वह मास्टर जो इस ब्रह्मांड के प्रत्येक परिवर्तन के एग्जिस्टेंस को घोड़ों के रथ के एक सारथी की तरह कंट्रोल करता है और इंश्योर करता है कि इन घोड़ों की तरह ही प्रत्येक परिवर्तन, जैसे आप, सिर्फ आगे देखें और किसी दूसरे परिवर्तन को फॉलो कर नया कर्म कर नए परिवर्तन को जन्म दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह परिवर्तन किसी को हंसाएगा या दर्द से रुलाएगा। कुदरत में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। जैसे पक्षियों की कुछ प्रजातियों में मदर बर्ड अपने कमजोर बच्चों को घोंसलों से बाहर फेंक देती हैं, जिससे बाकी कंपैरेटिवली स्ट्रांग बच्चों का सर्वाइवल सुनिश्चित हो सके। यानी नेचर में सिर्फ एक नियम है, लड़ो या मरो। हम भी इसी कुदरत का ही एक हिस्सा हैं और इसी कुदरत के नियम के तहत ही हमारी चेतना कार्य करती है। हम लड़ते हैं, फिर लड़ते हैं और अपना सर्वाइवल सुनिश्चित करते हैं। लेकिन सवाल है क्यों। एक हिरण का बच्चा जस्ट अभी पैदा हुआ है, सामने शेर है, लेकिन फिर भी वह लड़ खड़ा कर अपने जीवन के लिए भागता है, जबकि मृत्यु उसके सामने है। तो उसे क्या प्रेरित कर रहा है लड़ाई के लिए? वो क्यों नहीं सरेंडर हो जाता मृत्यु के सामने? आखिर अंत तो सबका यही है। इस प्रेरणा को आप एक बेहद फेमस वेब सीरीज स्क्विड गेम से समझ सकते हैं। प्रत्येक प्लेयर की क्या प्रेरणा है कि वह गेम में हिस्सा लेता है? मनी? पर जवाब यह नहीं है। जवाब है प्रत्येक प्लेयर की करंट सिचुएशन या वर्तमानिक परिस्थिति, जो मनी को एज ए ब्रिज देख रही है अपनी वर्तमानिक परिस्थिति से अगली एक बेहतर परिस्थिति तक पहुंचने के लिए।
तो भविष्य में बनने वाली नई परिस्थिति उन सबकी प्रेरणा है जिसे जन्म दे रही है उनकी वर्तमान परिस्थितियां और उस परिस्थितियों में हो रहे परिवर्तन। यही परिस्थितियां उन्हें कारण दे रही है कर्म करने के लिए, जबकि उन्हें पता है कि वे मर सकते हैं, परंतु फिर भी उनका दिमाग जीवन की परिस्थितियों से जन्मे कारण के लिए लड़ने जाता है, क्योंकि यही हम सब हैं। ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि है। जीवन और जीवन की परिस्थितियों से जुड़े हम सभी के कारण मजबूत बल से हम सभी को खींचते हैं लड़ने के लिए। बावजूद इसके कुछ भी हमारा नहीं है। यह चेतना का भ्रम है जो स्वार्थ पैदा करता है सृष्टि के प्रत्येक परिणाम के मन में कि वह जो कर रहा है वह खुद के लिए कर रहा है। तो यदि आप, मैं और प्रत्येक परिणाम खुद के लिए कर्म नहीं कर रहे तो किसके लिए? इसका एक ही जवाब है, परिवर्तन। आप खुद से पूछिए, आप इस वर्तमान को क्यों देख पा रहे हैं? यदि आप ब्रह्मांड की शुरुआत में यकीन रखते हैं तो बिग बैंग से श्रृंखलाबद्ध परिवर्तनों से जन्मा एक परिवर्तन आप हैं, और आपने अपनी परिस्थितियों के अनुसार जीवन भर जो भी कर्म किए उन्होंने ही इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए परिवर्तन के रूप में आपके वर्तमान की रचना की है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि प्रत्येक कर्म का कारण नए परिवर्तन के साथ नष्ट हो जाता है, परंतु हुआ परिवर्तन स्थायी रहता है जब तक कि उसमें एक नए परिवर्तन के लिए नया कारण जन्म ना ले ले। जैसे आपको गुस्सा आया और आपने एक कांच का गिलास तोड़ दिया, तो यहां आपका गुस्सा स्थायी नहीं, जबकि गिलास का टूटना स्थायी रहा, जो एक नया कारण देगा नए परिवर्तन के लिए। जैसे शायद अब आप उसे साफ भी करेंगे। यानी कारण एक प्रकार का वह फोर्स है जो जन्मता है हो चुके परिवर्तन से, जो आगे आपके कर्म को मौजूदा परिस्थितियों से जोड़कर भविष्य में नया परिवर्तन कराता है। यानी कर्म एक ब्रिज की तरह वर्तमान के कारण को भविष्य के नए परिवर्तन से और फिर उसी परिवर्तन को नए कारण में बदलता है, नए परिवर्तन के लिए। यानी परिवर्तन ही कारण है और कारण ही परिवर्तन भी है। आपका शरीर और इस ब्रह्मांड का प्रत्येक परिणाम एक कारण से जन्मा परिवर्तन है, एक ऐसा परिवर्तन जो खुद से संबंधित किसी दूसरे परिवर्तन में कारण को देखकर नया परिवर्तन करता है। इसी प्रकार कोई दूसरा परिणाम आप में कारण को देख नया परिवर्तन करता है। यदि इसे सरल शब्दों में कहें तो यह वह कारण है जिसने इस समस्त सृष्टि को गढ़ा है और लगातार परिवर्तित कर रहा है। यह कारण जो वह मास्टर है जो कॉज कहलाता है, वह मास्टर जो प्रत्येक परिणाम का वह सारथी है जो उसी के अनुसार नया परिवर्तन कराता है, जिससे नया कारण जन्म ले सके फिर एक नए परिवर्तन के लिए। यहां कॉज का उसी के अनुसार नए परिवर्तन में बदलने को आप अपनी प्यास से समझकर देखिए। आप बेहद प्यासे हैं जो एक कॉज के रूप में आपको कर्म करने के लिए मजबूर करता है। तो आपका कर्म क्या नया परिवर्तन करेगा? क्या आप मिट्टी खाएंगे, गहरी सांसें लेंगे, दीवारों को पेंट करेंगे, बुक पढ़ेंगे? नहीं, आप ठंडा पानी पिएंगे, क्योंकि कोई भी कॉज उस सबसे करीबी परिवर्तन में ही परिवर्तित हो सकता है जो वर्तमान में उपलब्ध जानकारियों के अनुसार उस कॉज को पूरा कर सकता है। जैसे यदि आपके पास पानी की जगह जूस या कोल्ड ड्रिंक होती तो यह आपके कॉज का सबसे करीबी परिवर्तन होता। किसी कॉज का सबसे करीबी परिवर्तन में परिवर्तित होना सक्सेसिव स्टेट कहलाता है, यानी एक अवस्था का वर्तमानिक परिस्थितियों के अनुसार अपनी ही दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना। जैसे पानी को जब आप गर्म करेंगे तो वह अपनी अगली अवस्था भाप में परिवर्तित होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी प्रकार कॉज से परिवर्तन और परिवर्तन से कॉज में इंटरचेंजिंग के चक्र में बंधा हुआ है। यही बंधन समय के प्रभाव को जन्म देता है, और जितनी अधिक इस चक्र की गति होगी उतनी ही अधिक किसी परिणाम के लिए समय की गति भी होगी। अब यदि प्रत्येक मानव, जीव, घटना या प्रकृति में होते बदलावों या किए जा रहे कर्म को हम डिकोड करें तो तीन मुख्य चीजें सामने आती हैं। पहली, प्रत्येक परिणाम एक कॉज के रूप में है। दूसरी, प्रत्येक कॉज समय की गति के प्रभाव को जन्म देते हुए नए परिवर्तन के चक्र में बंधा हुआ है। और तीसरी, प्रत्येक कॉज अपने अनुसार सबसे करीबी परिवर्तन में ही परिवर्तित होता है। तो एक हिरण का बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है वह कॉज के रूप में सिर्फ उसी सबसे करीबी परिवर्तन की ओर कर्म करेगा जिससे वह बंधा हुआ है, भले ही मृत्यु उसके सामने ही क्यों ना हो। इसी प्रकार यह जानते हुए कि कुछ भी हमारा नहीं है, परंतु जब तक हमारी चेतना है वह उन्हीं कॉजेस के लिए कर्म करेगी जिनसे वह जुड़ी है। एक कॉज का सबसे करीबी परिवर्तन में इंटरचेंजिंग उसकी डिपेंडेंसी कहलाती है, जो आपको या प्रत्येक परिणाम को
जीवन और उसके कर्मों से मजबूती से जोड़े रखती है। इस डिपेंडेंसी को मोटे तौर पर आप अपने जीवन और सांसों से जोड़कर देखिए। आपके जीवन की सांसों पर डिपेंडेंसी है, सांसों की ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन की पृथ्वी पर, पृथ्वी की सोलर सिस्टम पर और इसी तरह आगे। यानी ब्रह्मांड के प्रथम बिंदु से प्रत्येक परिवर्तन पिछले परिवर्तन के अनुसार या उसे फॉलो कर नए परिवर्तन में परिवर्तित होकर आपकी सांसों के साथ इस समस्त ब्रह्मांड को जन्म दिया है। यानी प्रत्येक नया परिवर्तन अपने पिछले परिवर्तन पर डिपेंडेंसी दर्शाता है। जैसे पृथ्वी पर आपकी डिपेंडेंसी है, यही डिपेंडेंसी हाइड्रोथर्मल गीजर्स पर मौजूद जीवन के एग्जिस्टेंस को भी समझाती है। यह डिपेंडेंसी रिजल्ट लेवल डिपेंडेंसी कहलाती है। यानी ऐसी डिपेंडेंसी जिसे आप अपनी चेतना से ऑब्जर्व कर समझ सकते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं। जैसे आप घर पर एक नया टेलीविजन लेकर आते हैं तो अपनी टीवी की इलेक्ट्रिसिटी, केबल टीवी, इंटरनेट पर डिपेंडेंसी से समझ सकते हैं कि कैसे आपकी टीवी एक कंप्लीट रिजल्ट के रूप में कार्य कर रही है। परंतु जब आप इसी टीवी को खोलकर देखते हैं तो वहां लाखों छोटे छोटे रिजल्ट्स एक दूसरे पर कई डिपेंडेंसी के समूह को संयुक्त कर आपकी टीवी की रचना कर रहे हैं। इसी तरह आपकी सांसें एक कंप्लीट रिजल्ट के रूप में है, परंतु उसके पीछे शरीर की पेचीदा डिपेंडेंसी का समूह मौजूद है। ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक परिणाम की इस डिपेंडेंसी को हम एक डॉट से समझने की कोशिश करते हैं। यह डॉट आपको कंप्लीट फॉर्म में नजर आ रहा है, परंतु मान लेते हैं यह डॉट बहुत से डॉट्स की एक दूसरे पर डिपेंडेंसी के कारण वजूद में है, जहां मौजूद प्रत्येक डॉट सैकड़ों नए डॉट्स की डिपेंडेंसी के कारण मौजूद है। यहां आप जितना गहराई में जाएंगे आपको अनंत डिपेंडेंसीज नजर आएंगी, परंतु फिर भी आप रिजल्ट लेवल डिपेंडेंसी तक ही सीमित रहेंगे और इसका क्या कारण है हम आगे समझेंगे। हमारा विज्ञान इन डॉट्स को ही पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स की डिपेंडेंसी से प्रत्येक परिणाम के अस्तित्व को समझकर उस परिणाम के एग्जिस्टेंस के पीछे का कारण और उसकी प्रकृति को समझता है। लेकिन जहां कुछ डॉट्स मिसिंग होते हैं तो उस परिणाम का एग्जिस्टेंस और उसकी प्रकृति आश्चर्यों से भर देता है। जैसे डार्क एनर्जी, एंटी मैटर, ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज और वे सभी सवाल जो आज तक रहस्य हैं। परंतु जैसे आप हैं उसी तरह प्रत्येक रहस्य संपूर्ण है। उसमें वे सभी डॉट्स मौजूद हैं जो उसके एग्जिस्टेंस की रचना और उसे किसी दूसरे परिणाम की डिपेंडेंसी से जोड़ रहे हैं। जैसे वह समुद्री मादा कछुआ जो सालों बाद मीलों का सफर तय कर फिर से उसी तट पर लौट आती है। शार्क अपने बच्चे देती है पर फिर लौटकर वहां नहीं आती। उसी तरह बर्मुडा ट्रायंगल, मैरीना ट्रेंच के रहस्य, कई किलोमीटर की गहराइयों पर उबलते पानी में जीवन के रहस्य, ब्रह्मांड छोड़ो पृथ्वी और हमारे समुद्रों से जुड़े ऐसे कई आश्चर्यों से जुड़े डॉट्स दरअसल हमारे ऑब्जर्वेशन की सीमा से अभी बाहर मौजूद है। जैसा हमने बताया, प्रत्येक कॉज अपने अनुसार परिवर्तन की ओर ही आकर्षित होता है, और क्योंकि आप लाखों करोड़ों कॉजेस की डिपेंडेंसी का समूह है, जिससे जन्मे आपकी चेतना केवल उन परिवर्तनों या अर्थों का ऑब्जर्वेशन कर सकती है या उस डिपेंडेंसी को समझ सकती है जिससे उसका खुद का संबंध हो, जो आप ही की तरह संपूर्ण रूप में हो, यानी जिसका एक अर्थ बनता हो आपकी चेतना के लिए। यही वह कारण है कि क्यों भौतिक अर्थ के सबसे अंतिम बिंदु क्वांटम फील्ड में भी आप केवल उन अर्थों का ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं जिनका आपसे संबंध होता है, ना कि जीवात्मा लोक, मृत्यु लोक, आने वाला कल, ईश्वर से जुड़े साक्ष्य इत्यादि। इसलिए जो चेतना के लिए मौजूद है वह विज्ञान सच मानता है और जो नहीं उसे कल्पना। यह ऑब्जर्वेशन ही हमारी चेतना का रिजल्ट लेवल डिपेंडेंसी कहलाता है। इसे आप इस लेटर ए से समझिए जो केवल उन वर्ड्स का ऑब्जर्वेशन कर सकता है जहां यह खुद मौजूद हो। तो यदि हम यहां एक सेंटेंस बनाएं तो इस ए के लिए ये वर्ड्स नॉन एग्जिस्ट या वे मिसिंग डॉट्स मौजूद होंगे, जैसा आपके लिए या हमारे महान विज्ञान के लिए इस ब्रह्मांड में मौजूद आश्चर्यों में है। इसे किसी भी परिणाम की इंटेंसिटी कहते हैं जो उन्हीं परिवर्तनों या अर्थों का ऑब्जर्वेशन करने योग्य है जिसकी इंटेंसिटी या तो उससे कम हो या बराबर। हमारे कर्मों से जन्मा परिवर्तन नई कॉजेस और उनके बीच नई डिपेंडेंसीज को जन्म देता है, जो हमें किसी परिणाम के नए अर्थों का ऑब्जर्वेशन कराता है, जिससे हम पहले से बेहतर कर्म कर सकें। लाखों सालों से इंसानों के विज्ञान ने इसी तरह आज तक प्रगति की है और आगे भी हम इसी तरह प्रगति करेंगे। यानी हमारी इंटेंसिटी लगातार बढ़ रही है, तो हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में आज के रहस्य ना रहें और कुछ दूसरे अनजान आश्चर्य सामने आए। लेकिन हमारी इंटेंसिटी कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, हम इस ब्रह्मांड के कितने ही रहस्यों को
क्यों ना सुलझा लें, हम फिर भी हमेशा संपूर्ण एटर्निटी की अल्ट्रा एचडी तस्वीर के केवल एक पिक्सल तक ही सीमित रहेंगे। और इसका क्या कारण है, इसे हमने इस वीडियो में समझाया है। तो इस ब्रह्मांड में प्रत्येक परिणाम ऊर्जा की डिपेंडेंसी से बुना वह अर्थ है जो अपनी डिपेंडेंसी के आधार पर किसी दूसरे अर्थ के लिए एग्जिस्ट करता है और वक्त के प्रवाह में बंध उसे ऑब्जर्व कर अपनी डिपेंडेंसी की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए कर्म करता है, जिससे न केवल वह अपना सर्वाइवल सुनिश्चित करता है बल्कि सृष्टि में नए परिवर्तनों को भी जन्म देता है, जिससे इस छोटे से पिक्सल में डिपेंडेंसी का यह माया जाल और इंटेंस होता जाता है। और जितना ज्यादा ये इंटेंस, उतने ही ज्यादा इस ब्रह्मांड में, कुदरत में और आपके जीवन में नई घटनाएं, परिवर्तन और परिणाम जन्मते हैं, जो खुशियां, दुख, यातनाएं, संतुष्टि, आश्चर्यों और हैरान करने वाले होते हैं। और इन सब का मास्टरमाइंड एक कॉज है जो आपकी शक्ल या किसी परिणाम की शक्ल लेकर खुद के परिवर्तन से जोड़ कर्म करता है, जिससे उसी परिवर्तन से नया कॉज जन्म ले सके। यह मास्टरमाइंड आपकी चेतना के पीछे बैठ उसे यकीन दिलाता है कि समय वास्तविक है, चीजें वास्तविक है, यह ब्रह्मांड, पृथ्वी, घटनाएं, प्रकृति और जीवन वास्तविक है। आप ही इकलौते वह जीव हैं जो इस ब्रह्मांड पर राज करते हैं। वह यकीन दिलाता है कि अपने वजूद के लिए, अपने अहम के लिए आपको लड़ना ही है। ऐसे ही अहम उन तानाशाहियों के भी थे जिन्होंने एक कल छोड़ा जिसे हम आज देखते हैं, जिसमें कुछ नए, कुछ पुराने अहम हमारे भी हैं। वक्त के इस भ्रमित माया जाल में वे तानाशाही भी मिट गए थे और एक दिन हम भी मिट जाएंगे। छोड़ जाएंगे एक कल जो हमारी तरह किसी अर्थ का आज बनेगा, वह आज जिसे हम कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि चेतना करोड़ों कॉजेस की डिपेंडेंसी से जन्मा अर्थ है, परंतु मृत्यु पश्चात सभी कॉजेस स्वतंत्र हैं किसी नए अर्थ से जुड़ने के लिए। यानी चेतना के परे ना ये ब्रह्मांड है, ना पृथ्वी, ना जीवन और ना ही वह अहम जिसके लिए आप लड़े थे। जीते जी आप कभी भी अपनी चेतना के सच तक नहीं पहुंच सकते, भले ही आप क्वांटम लेवल फिजिक्स का पूरा ज्ञान भी प्राप्त क्यों ना कर लें, क्योंकि आपकी चेतना और इससे जन्मा विज्ञान रिजल्ट लेवल डिपेंडेंसी तक ही सीमित है। यानी आप कॉज और चेंज को दर्शाती अलग अलग अकेली डिपेंडेंसी को तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, परंतु दोनों को एक साथ नहीं। यानी आपके लिए एक समय पर या तो कॉज प्रेजेंट होगा जो किसी परिवर्तन से डिपेंडेंसी में बंधा हुआ है, या एक चेंज, परंतु दोनों एक साथ एक समय पर नहीं, जिसे स्टेट लेवल डिपेंडेंसी कहते हैं। इन दोनों डिपेंडेंसी में एक मुख्य अंतर है। रिजल्ट लेवल डिपेंडेंसी में समय की गति कांस्टेंट है, जबकि स्टेट लेवल में समय इनकांस्टेंट है। इस सृष्टि का मास्टरमाइंड एक कॉज, कर्म को कॉज और परिवर्तन से जोड़ने के लिए समय की इनकांस्टेंट टाइम स्पीड को कांस्टेंट टाइम स्पीड में बदलने के लिए आपकी चेतना का रूप लेता है, जो तीन चेतनाओं के समूह से मिलकर बनी है, जिसे SPR कॉन्शियसनेस कहते हैं। SPR कॉन्शियसनेस को डिटेल में हमने इस वीडियो में भी समझाया है। S या स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस आपकी वह चेतना है जहां लाखों करोड़ों कॉजेस हैं जो अपनी इंटेंसिटी के अनुसार एक खास क्रम या डिपेंडेंसी के साथ जुड़े हुए हैं। यह क्रम किसी भी परिणाम का कोड कहलाता है। यही कोड प्रत्येक परिणाम की विशेषताएं, शारीरिक संरचना और उसका ऑब्जर्वेशन को तय करता है। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के सभी कॉजेस जो उस परिणाम के कोड का हिस्सा हैं, उन सभी की इंटेंसिटी को संयुक्त कर कांस्टेंट समय को जन्म रिटर्न कॉन्शियसनेस देती है। और फिर यह समय का निश्चित प्रवाह ब्रह्मांड के लाखों अर्थों को लिए मेरी, आपकी, तमाम जीव जगत और प्रकृति की चेतना P यानी फिजिकल कॉन्शियसनेस को जागृत करती है, जिससे हम अपने वक्त के प्रवाह पर कैद सभी कॉजेस से जन्मे अर्थों का ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर इन वर्तमानिक अर्थों से अपने कॉजेस को कर्मों की डिपेंडेंसी से जोड़ नए परिवर्तनों से जोड़ते हैं। रिटर्न कॉन्शियसनेस एक माध्यम के रूप में कांस्टेंट टाइम स्पीड यानी आपकी फिजिकल कॉन्शियसनेस इन कांस्टेंट टाइम स्पीड यानी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के बीच सुलभ संचारों का आदान प्रदान करती है। रिटर्न कॉन्शियसनेस को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से समझ सकते हैं, जिसे हमने अपनी थ्योरी में विजन का नाम दिया है, जो आपके कर्मों से जन्मे प्रभावों को स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में ले जाता है, जहां यह प्रभाव कॉजेस की इंटेंसिटी में बदलाव कर नई डिपेंडेंसी को जन्म देता है और फिर इस डिपेंडेंसी से हुए बदलावों को आपकी फिजिकल कॉन्शियसनेस में लाकर चेतना के लिए नए अर्थों को जन्म देता है। और इस तरह आपकी चेतना SPR कॉन्शियसनेस के संयुक्त प्रभाव से
जीवन भर आपसे कर्म करवाती है। इन तीनों चेतनाओं में आप कुछ खास परिस्थितियों को छोड़कर स्वतंत्र रूप से जीवन भर फिजिकल कॉन्शसनेस में ही रहते हैं, जो आपको जीवन की वास्तविकता का यकीन कराती है, क्योंकि आप इस वास्तविकता के मिथक सत्य को अपनी उस रिटर्न कॉन्शसनेस के परे जाकर नहीं देख सकते जिससे आपकी फिजिकल चेतना का वजूद है। यानी चेतना का यह क्रम कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर नहीं बदल सकता। इन विशेष परिस्थितियों में से एक है अपनी रिटर्न कॉन्शसनेस के नियत समय के प्रभाव के बैरियर को तोड़ना, जो गहन ध्यान से मुमकिन है, जैसा गौतम बुद्धा ने किया था। और एक है आपकी फिजिकल कॉन्शसनेस का इतना वीक होना जो रिटर्न कॉन्शसनेस के कांस्टेंट समय की गति में बंध ही ना पाए। यह व्यवस्था है जहां किसी भी परिणाम के कॉजेज की डिपेंडेंसी से बना कोड दूसरों से अलग होता है। जीवन में यह अवस्था विज्ञान की भाषा में मेंटली और फिजिकली डिसेबिलिटी कहलाती है। तो क्या ऐसे व्यक्ति, जीव या प्रकृति जो कमजोर है, क्या स्पिरिचुअली रूप से हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है? क्या वे उस सच के ज्यादा करीब हैं जिसे जीवन भर हमसे छुपाया जाता है? क्यों प्रकृति कमजोर का साथ नहीं देती? क्या यह सृष्टि एक गेम की तरह है जिसमें प्रत्येक परिणाम को लड़कर जीतना है, अपने वजूद के लिए, अपने अहम के लिए?